नमस्कार। आज 17 अप्रैल 2022 तो आज जो हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरमेंट मीटिंग है डॉक्टर के जो डॉक्टर के अग्रवाल सर के नाम पे ही हम उसको अब SCFI डॉक्टर के SCFI पहले SCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया थी, हम उसको डॉक्टर के SCFI बोलते हैं बिकॉज उनका जो है जो की ब्लेसिंग है उसमें रहती है हमारे साथ में। तो उसको हम आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। थोड़ा हमने इस टॉपिक को नहीं लिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और पर्टिकुलरली जो सम पार्ट ऑफ इंडिया में जो जिस तरह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हुआ, कंटामिनेशन हुआ, तो उस टॉपिक को हमने लिया है सेंट्रल जो इसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कंटामिनेशन। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट अथॉरिटी हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वगैरह की रिपोर्ट है और भी बहुत से लोग करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड, हमारे सब एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने व्यूअर्स जो हमारे DR के अग्रवाल के यूट्यूब और फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उनको रेफरेंस के लिए ये जस्ट एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ग्राउंड वाटर definitely we all know play a very vital role in food security, water availability and economic growth of over more than 1.3 billion people in India. हम लोग हमारे particularly जो rural population है, including urban population है और agriculture fields हैं, they all depend on the mostly the groundwater जो है resources है। और therefore sustainable management of groundwater in India is very vital for टैकलिंग ग्रोइंग चैलेंज रिलेटेड टू दिस वाटर अवेलेबिलिटी। हमने देखी रहे किस तरह से हमको हो रहा है और हमारे पास चाहे वो रिवर सिस्टम से सप्लाई हो, बट डेफिनेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर। व्हाइल द एक्सपेंशन इज ग्राउंड वाटर इन ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन, रूरल वाटर सप्लाई, अर्बन वाटर सप्लाई help to meet the rising demand of large population of India, but really it has resulted in the several environmental implications, particularly including declining groundwater levels and deterioration of the its quality। ये हम लोगों ने चाहे किसी सिटी में रहते हो सब में we have observed that ये है। As per the जो अभी जनवरी 2022 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट एक रिलीज की है उन्होंने और डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ रिवर बेसिन इंडिया, उसमें they have analyzed around 6,965 जो असेसमेंट यूनिट्स उन्होंने किए हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट में, मंडल्स में, तालुकास में इन द कंट्री। एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट 1,114 यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स, दैट इज अराउंड 60%, have been categorized as over-exploited, including groundwater where they indicating the groundwater extraction exceeding the annual replacement groundwater recharge. Means there is a more than 100%. I mean that was the जो groundwater extraction है as compared to replacement groundwater. और around करीब 270, around 4% assessment units have been categorized as critical, where the stage of groundwater extraction is between 90 to 100% of annual जो extracted resource available है। There are 1,057 semi-critical units, around 15%, where the stage of groundwater extraction is between 70 to 90%. और दो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, but definitely good news कि as per assessment for the year 2020, total annual groundwater recharge has been assessed as 436 billion cubic meter. So ये हम लोग जो प्रोग्राम्स हुए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, ग्राउंड वाटर का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के प्रोग्राम्स हैं और इन पर बहुत फोकस किया है। और जो करंट जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका फोकस है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो इसमें ग्राउंड वाटर का जो रिचार्ज पे फोकस किया गया है डिफरेंट मीडियम से। और जिस तरह से लोगों में एक तरह से बहुत जागरूकता भी हुई है, चाहे अर्बन एरिया में हो कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत से इंसेंटिव्स हैं डिफरेंट जो वाटर बोर्ड्स में दे रहे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली जल बोर्ड में भी है कि अगर आप 500 मीटर से अगर ऊपर का प्लॉट है, अगर आप इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह लगाते हैं तो इंसेंटिव भी है, अगर नहीं लगाते तो पेनल्टी भी है। तो दीज आर दी वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें बहुत
कुछ आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत है। बट बिसाइड्स ऑल्सो जो हम देख रहे हैं दिल्ली एरिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्ट अगर आप देखिए रिसेंट जो है, तो जो रैम्पेड यूज ऑफ बोरवेल्स जो हो रहा है उसकी वजह से नॉट ओनली कि आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, बट देयर इज ए also lot of because of the pollution and things like and discharge of the various industrial effluents and other sewerage mixed with the industrial effluent, जो बहुत सा जो मेटेलिक जो कंटामिनेशन हो रहा है पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स है, और उसमें मैंगनीज है, आयरन है, और कई जगह तो बहुत लॉट ऑफ जो है टॉक्सिक जो है कंटामिनेंट्स दे आर फाउंड। तो ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत सी इश्यूज हैं इसमें, और हम इसमें ज़्यादा ना करते हुए विल डिस्कस इन बिटवीन। सो मैं आई थिंक अगेन मुझे, क्योंकि हमारे सबके जो मेंटर हैं, तो मैं शुरुआत उन्हीं से करूंगा, जस्ट टू जो वट एवर टाइम जो उनको लगे कि जितना हम लोग ब्लेसिंग दे सकते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे। श्री पार्थो से आगे से स्टार्ट है सर, आपके व्यूज के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे सर। ओवर टू पार्थोस त्यागी सर, अनम्यूट कर लें सर आप। नमस्कार सबको, नमस्कार मिस्टर डॉक्टर अनिल कुमार। आप चाहें कि मैं अच्छा बोलूं तो मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दिया करिए। जी सर। नहीं सर, आपको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं, आप तो हर फील्ड में मास्टर हैं, तो हम आपको हम क्या ब्रीफ कर सकते हैं। चलिए, अब जैसा मैं सोचता हूँ, जानता हूँ, वो बोलता हूँ कि जब भी वाटर की बात होती है तो मिनिस्ट्री की तो छोड़ दीजिए, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जैसे CWC, वो भी सिर्फ सरफेस वाटर की बात करता है। और अब चूंकि ग्राउंड वाटर बोर्ड अलग है और CWC अलग है, अब तो बिल्कुल ही हो गया जैसे ये दो पानी अलग अलग किस्म के हैं, अलग अलग को बिलोंग करते हैं, जबकि नेचर में ये लोग बिल्कुल अलग नहीं है। बहुत जगह रिवर ग्राउंड वाटर को फीड करती है, बहुत जगह ग्राउंड वाटर रिवर को फीड करता है, और स्प्रिंग्स जो आके नदी में मिलते हैं वो तो ग्राउंड वाटर ही है जो कि नदी में आके मिलता है। और जितना आप स्ट्रीम जाइए उतना आप देखेंगे कि ये स्नो फेड के अलावा स्प्रिंग फेड भी है इंक्रीजिंगली एज यू गो टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। और पहले जबकि ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा नहीं था, ग्राउंड वाटर टेबल इतने नीचे नहीं चली गई थी, उन दिनों रिवर को एक बेस फ्लो प्रोवाइड करता था ग्राउंड वाटर। वो बेस फ्लो घटता जा रहा है, नदी का फ्लो भी इसलिए आज से घटता जा रहा है क्योंकि अब ज़्यादा डिमांड ग्राउंड वाटर की है नदी की तरफ से कि वो उसको फीड करे, बिकॉज इट इज़ एट ए लोअर लेवल। In the meantime, encroachment on floodplains has continued, and encroachment comes recommended by very respected experts. I won't like to name them, but very highly respected engineers, of whom Padma Vibhushan will be very few. So Padma Vibhushan ji thought that it is best that the banks of Jamuna are converted into, by constructing walls along the embankments along the Jamuna, you can obtain thousands of hectares for development, and without realizing what it means to the river if its floodplains are encroached upon or it is taken away. So that way, I think there is a gross misunderstanding or lack of understanding about the nature of water and its interchangeability between groundwater and surface water. Second thing is that when an enthusiasm came for recharging groundwater, which is very just, which is very necessary also, we have to increase recharge of groundwater if we have to increase the storage and stop the depletion of groundwater table. But then the practices recommended are horrible. The groundwater board, groundwater, what is it called?
authority is just an authority with a legal power, but there is a groundwater board also, Central Groundwater Board, I think that's its correct name. Yeah. And they had provided a type design in which the reverse of a tube well was suggested to recharge groundwater. So after a very elementary filtration, the water would be taken, the rainwater would be taken through a inverted tube well right up to the aquifer, which means that if this water is carrying any dissolved metals or toxic matter or any other thing which is undesirable into groundwater, they would reach the groundwater, and then it will become very difficult to really clean up that groundwater. It is not as easy as it is to clean up surface water. So that kind of misdirection or wrong advice in the years of 90s and first 10 years of this century has really caused a lot of harm. Many consultants still hold that drawing as an authentic drawing, whereas the recommendation now is that all the devices that carry groundwater recharge, they should cease at least 3 meters above the groundwater table. And in the efforts for recharging groundwater, there was no mention where the groundwater table was. It was shown by a cut line that it will go right up to the aquifer. So that way, I think there is a lot of damage already done and requires to be prevented. Then I have also heard of mischief by industrialists to dispose of their treated effluent, treated or untreated effluent. They would easily pass it through an inverted tube well into the groundwater and get rid of any effluent discharging from their premises. So that is a very big disservice and extremely dangerous for society and has to be treated as a very serious crime. Now, I saw a recent notification from Central Groundwater Authority, which is very similar to all activities that government tries to do. By end of June, they have extended the time, and now by the end of June, they want an impact assessment report, a comprehensive hydrogeological report, and a water audit report. And these 3 reports, I'm sure they must have given details as to what they expect in those reports. But I am also sure that a lot of these reports will be overlapping with each other. How can you have a comprehensive hydrological report without making use of it in the impact assessment report? Or how can you have water audit without understanding the consumption of water and where it can be saved, etc.? So impact will alter depending upon how you make use of water. And so I am pretty certain that all these 3 reports could have been a single report and with a better result than 3 definite separate reports, which will present difficulties in reading and also in collation, because it is likely that these 3 reports are prepared by 3 different consultants, and therefore there may be a lot of mismatch of information also. And I'm horrified that in spite of although so much information is asked, there is hardly any emphasis on water quality. Groundwater is extremely important with respect to water quality. And none of these titles, impact assessment report, comprehensive hydrogeological report, and water audit, hints on water quality. If they are included in that, good enough. If not, it is a very sad omission that water quality is not considered when it is much more important in the case of groundwater. Now, these were my offhand observations, and thank you for giving me the honor and time to present my views. Thank you. Thank you, sir. You have raised a very valid point, because this kind of the approach
particularly the abandoned tube well or the inverted tube wells. That was the, and a lot of reports have, including some part of the country, including some area used to be reports in some near around river in Gujarat and other part of the near Punjab also. A lot of this kind of is pumped into the abandoned tube well or the inverted tube wells, a lot of effluents. These are and whole area, whole aquifer is contaminated. That's what is happening. It was, and still, I don't know what kind of checks and balances are there, because some area is the complete aquifer is decontaminated and because of this industrial effects. And these are the reports are already you explained so I think government must take into the consideration, and only the kind of very empaneled consultant with this under procedure B or something, they should give a comprehensive report instead of all different reports. Thank you, sir. So we'll further. I'll request the Sanjeev Agarwal ji first to, because he has also associated with all the Yamuna River and things like so many studies, particularly. So मैं request करूँगा संजीव अग्रवाल से CPCB से unmute करें सर, और आप अपना और please. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Am I audible? Yes, sir. अभी जो त्यागी सर ने जो बात बोली, I think बिल्कुल 100% सही बोली, क्योंकि बेसिकली अभी क्या हो रहा है आज की डेट में पूरी कंट्री में जो एब्स्ट्रक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, वो इतनी तेजी से दोहन हो रहा है कि दैट इज बेसिकली all the rivers have become the affluent river, and then when the groundwater level down, the river is feeding to the ground, and then when the groundwater level is up and there is no water in the river, the water is again feeded from the groundwater. So these kind of activities, these kind of phenomena is going on. और त्यागी जी ने बड़ी अभी क्लियर कट बात बताई कि these things are happening in India. I remember, I think in 90s, I was a member of Water Resources Ministry. एक कमेटी थी, उसमें मैं जाया करता था, तो उसमें basically there lot of organizations have been called by the Secretary, Ministry of Water Resources, और उसमें उन्होंने ये वर्कआउट करने की कोशिश की थी कि what kind of obstruction is going on and where the red area. So there is a mapping of this kind of groundwater in the country का कहाँ पे हमारा groundwater जो है तेजी से दोहन होता जा रहा है. There is a huge obstruction is going on for two purposes, one for drinking, another for agriculture purpose. So even 84% अगर हम पानी यूज कर रहे हैं agriculture purpose के लिए, so ultimately that comes from the ground, और हमारा जो वाटर टेबल है वो एकदम नीचे जाता जा रहा है. एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दूंगा. आई थिंक एक एग्जांपल तो त्यागी सर के टाइम पे ही मैंने ऑब्जर्व किया था, जब हमारे पूर्व चेयरमैन रहे थे त्यागी साहब. उस समय एक कोई इंडस्ट्री है वो पोल्यूट कर रही थी, और इंटरमीडिएट मतलब डाई एंड डाई इंटरमीडिएट इंडस्ट्रीज कहीं एमपी के एरिया में, और वो सबमर्सिबल पंप को उन्होंने उल्टा डाल दिया था, जिसकी वजह से 20 साल तक वो लाल पानी जो है ग्राउंड में जाता रहा. अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो 16 गांवों से निकलना शुरू हो गया, और समझ में नहीं आया कि लाल पानी ग्राउंड में से कहाँ से आ रहा है. तो बाद में हमारी त्रिवेदी साहब थे और हम लोग थे, तो हमने बाद में ये देखा कि जो एक 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का ग्रुप है, वहाँ पे ये ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से हमको 100 में से एक आदमी को पकड़ना था. तो दैट वाज अ बेसिकली नॉन कंप्लायंट केस वेयर द इंडस्ट्रीज आर पॉल्यूटिंग. अनदर केस इज जियोजेनिक सोर्स. जैसे हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन में त्यागी साहब ने भी बहुत काम किया है इस पे, और बहुत सालों से मैं इनसे ज्ञान लेता आ रहा हूँ. और उन्होंने जो इंडो गंगेटिक प्लेन में भी जो काम हुआ है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम धीरे धीरे जो 400 फीट से जो है ज़्यादा जाते जा रहे हैं नीचे, क्योंकि वाटर टेबल कम हो रहा है. तो उसमें क्या हो रहा है कि जो आर्सेनिक और फ्लोराइड का जो कंटामिनेशन है वो हमारे पानी में मिल रहा है, जिससे कि जैसे
पहले मैं देखा करता था कि वेस्ट बंगाल में 12 में से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आर्सेनिक कंटामिनेशन है। अब देखता हूँ कि यहाँ पे आर्सेनिक कंटामिनेशन इज आल्सो इन द इंडो-गंगेटिक प्लेन इन द मोस्टली इन द उत्तर प्रदेश। अब जैसे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट कंटामिनेट हुआ करते थे, अब वो धीरे-धीरे डिस्ट्रिक्ट बढ़ते जा रहे हैं और जो जियोजेनिक सोर्स के थ्रू जो पोल्यूशन हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्स्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम ग्राउंड का लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल कम होता जा रहा है और हम लोग डीप डिगिंग करते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो जियोजेनिक सोर्सेस की वजह से हमारा ये कंटामिनेशन हम ड्रिंकिंग में पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हमने इरिगेशन के लिए भी यूज किया तो अल्टीमेटली इट इज कमिंग ऑन द टॉप सॉइल। तो अगर आर्सेनिक और फ्लोराइड की जिस जिस एरिया में, जहाँ जैसे फ्लोराइड की ज्यादा प्रॉब्लम है तमिलनाडु में, आर्सेनिक की प्रॉब्लम अब यूपी में भी बढ़ रही है। आर्सेनिक की प्रॉब्लम हमारा वेस्ट बंगाल में भी थी, फ्लोराइड की प्रॉब्लम हमारा राजस्थान में भी थी। तो पूरी कंट्री में जो 14 रिवर बेसिन है, एक रिवर बेसिन जो नया है दैट इज घग्गर रिवर बेसिन, उसमें भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर बेसिकली इज फीडेड नाउ थ्रू द रिवर सिस्टम, all kinds of contamination and pollution or pollutants into the ground। तो ये हमें बहुत सोचना चाहिए कि आगे का कैसे एक्शन प्लान होना है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब जो है कंटामिनेशन का जो शुरुआत हो गई है ग्राउंड में, अब बढ़ता जा रहा है। ग्राउंड में देखिए हमारा 97% तो हमारा सी वाटर है, ओशियन है। 3% जो बचा उसमें से 2% हमारा आइस कैप्स है, स्नो है। 1% को हम उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। 1% जो बचा है दैट इज उसमें से भी उसका भी 30वां भाग वो है ग्राउंड वाटर। 30% जो है, 1 का 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। उसको अगर हम इस गलत तरीके से मिसयूज करना शुरू कर देंगे तो फिर फ्यूचर में ये वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, वाटर वॉर शुरू होने वाला है। बेसिकली वाटर अब आदमी को मिलेगा नहीं और आगे ये होगा कि पानी न मिलने की वजह से लड़ाई झगड़े और ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें जुडिशियसली वाटर को यूज करना चाहिए और आगे फ्यूचर के लिए हमें पूरा प्लान करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी प्लान करना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज करें बेसिकली, और एजुकेट करना भी लोगों को बहुत जरूरी है। लोग तो पानी इस तरीके से यूज करते हैं जैसे वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया है। जैसे हवा तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और पानी थोड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी अब अंडरटेकिंग शुरू हो गई है, जैसे वाटर ऑडिट करते हैं तो कि भैया आप ग्राउंड वाटर कितना यूज कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो। बट किसानों के लिए अभी शायद ये फ्री है, वो होना भी चाहिए। बट कुछ किसान को भी ये सोचना चाहिए कि भैया अब जो भी वाटर हम यूज करेंगे, अगर हम डिगिंग कर रहे हैं कैनाल से यूज ना करके ग्राउंड वाटर को पंप लगा के यूज कर रहे हैं, तो उसको हम जुडिशियसली यूज करें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि त्यागी जी का जो अभी ब्रीफिंग जो अभी त्यागी जी ने दी है बहुत अच्छी दी है और बहुत अच्छे से समझाया बताया। ये एब्स्ट्रक्शन जो है हमें बहुत रोकना जरूरी है। थैंक यू अग्रवाल साहब। और अभी मैं एक रिपोर्ट अभी आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में, करीब 3-4 दिन पहले ही पब्लिश हुई है, आई थिंक अप्रैल 3 में। उसमें उन्होंने ग्राउंड वाटर बोर्ड का ही रेफरेंस है, आई गो थ्रू आल्सो डिटेल, कि इसमें दिल्ली में कुछ एरिया में इंक्लूडिंग जो है आपका यूरेनियम वगैरह का भी इसमें इनको रिपोर्ट किया है। तो दिस इज वेरी वेरी आई मीन सीरियस थिंग्स कि ग्राउंड वाटर में इस तरह की जो है, और अदर देन दी मैग्नीज आयरन के अलावा तो ये चीजें, और वो सब जो कुछ पार्ट में लोकेशंस भी हैं इंक्लूडिंग जनकपुरी एंड दरोदा कला, निजामुद्दीन बेस, मिर्जावाला। सो इस तरह की यूरेनियम कंसंट्रेशन वाज फाउंड टू एज हाई एज 120 ppb। मतलब ये तो एक बहुत सीरियस है कि अब हमारा जितना भी सिस्टम से पर्टिकुलरली अभी तो कुछ ही मोस्टली फ्लोराइड या आयरन और इस तरह की थी, बट आई थिंक दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसको सारे को देखना पड़ेगा किस तरह से कंटामिनेट हो, कैसे रोकना है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट सी द्वारकानाथ जी, डॉक्टर द्वारकानाथ जी,
दिल्ली में एक एक्सपीरियंस रहा, पुडुचेरी में भी रहा और अभी तमिलनाडु में भी इज डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा द्वारकानाथ जी से कि आज के सब्जेक्ट में अपने व्यू एक्सप्रेस करें। ओवर टू द्वारका सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार त्यागी साहब, नमस्कार डॉक्टर अनिल। ये रिपोर्ट पूरा का इन डिटेल तो मैं गो थ्रू नहीं कर पाया, बट जैसा डॉक्टर त्यागी साहब ने बोला था, standardization of the report, that is very essential, because I have seen excavation of sand के लिए भी ऐसा ही एक रिपोर्ट देना चाहिए by hydrogeological engineers, so that the PWD will be permitted by the SEIA authorities for excavation of sand from the river pits. पांडिचेरी में ये देखने के लिए मिला है, कहीं का भी irrespective of whatever area and whatever is there, you see any report of Tamil Nadu or Pondicherry, सब एक stereotype का रिपोर्ट है। कंप्यूटर में जैसा पहले बताते थे, ये रिपोर्ट में है ना, मैंगलोर रिफाइनरीज लिमिटेड को हटा के मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड डाल देते, वैसा ये जो रिपोर्ट अभी जो जिस तरीके से ये मांग रहे हैं, एक रिपोर्ट नहीं है 3 रिपोर्ट मांग रहे हैं, is it feasible first of all technically to provide all such reports by the project proponent? ये एक चीज देखने का है। नंबर 2, standardization and capacity building of these report making agencies and also the manpower, this is also very much essential, or otherwise जैसा मैंने अभी बोला था, हाइड्रोजियोलॉजिकल इंजीनियर्स जो एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट सैंड एक्सकवेशन के लिए बना के दे देते हैं, वैसा एक कागज का कार्रवाई पूर्ति होने के लिए ये रिपोर्ट रह जाए, बाकी कुछ होगा नहीं है। तीसरा है वह ये भी एक त्यागी साहब ने भी बोला था, अग्रवाल जी ने भी बोला था, दैट सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का इंटर लिंकेज एंड इंटर रिलेशनशिप को समझने का बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड indiscriminate excavation of sand from the river beds should be controlled, and otherwise ये recharge का for both the river as well as the groundwater it will be affected. And also large scale urbanization, what is happening, the water requirement by tanker is provided of the cities is provided by 100 or 200 kilometers away from the city. So it is not only the city what groundwater is exploited, any growing city like Chennai or Bangalore or Hyderabad, all the more than around 50 to 100 kilometers in all direction, the groundwater is affected. So it is not only the urbanization is affecting the groundwater extraction, even the rural area is also catering to the groundwater needs of the urban area. So that is also growing unchecked. So unplanned urbanization without taking into consideration of the water availability should be checked. It cannot be controlled to stopped all over, but it should be checks and balances should be in place. And this is another very sensitive and controversial topic, real pricing of water and not giving freebie of water to any sector. This is also need to be looked into by all the government, including the present government, both the central government and the state governments, because they promise these things manifesto, and within 100 days or within 30 days they announce these freebies also. So this will have a very long-term adverse impact on our all resources. So this also need to be looked into. So these are my opening observations. Thank you very much. Thank you, Dwarka sir. I'll definitely, जो आपने कहा, I think we are also in Delhi. When I was in the Delhi SESC secretary, we used to give the environment clearance to the projects. So there was a condition there that you have to get the linkage of the water supply from the water supply agency. So we used to ask the project proponent. So Jal Board यहाँ permission नहीं देता था. They used to give the tanker water that way. Maybe suppose 100 KLD, 200 KLD or 300 KLD tanker water they used to give they getting from the tankers.
फिर हमने जब पूछा भाई आप टैंकर्स जो आप कर रहे हो उसका लिंकेज है, वो कहाँ से पानी ला रहे हैं? तो अल्टीमेटली इट वाज हैपनिंग कि वो कहीं से दिल्ली के बाहर से जाके वहां से ग्राउंड वाटर से लेकर के एंड दे यूज्ड टू गिव टू द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट इन दिल्ली एंड तो अल्टीमेटली कहीं कहीं से ग्राउंड वाटर का जो है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम भी है कि आई थिंक सिटी जो वाटर सप्लाई एजेंसी है दे शुड इंटीग्रेट ऑल द थिंग्स, लाइक ये नहीं कि अगर वो नहीं दे रही तो आपको पूछना चाहिए कि आप वाटर कहाँ से ला रहे हो। दैट वाज दी, इट्स नॉट लाइक कि आप अगर परमिशन नहीं दे रहे हो और वो पानी तो यूज कर रहा है तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कहाँ से। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमें पूरा ओवरऑल जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, नॉट कि वन एजेंसी इज गिविंग अनदर एजेंसी इज डूइंग समथिंग एल्स। ये इश्यूज हैं तो डेफिनेटली। तो मैं अब शाह साहब हमारे साथ है और शाह साहब को मैं देख रहा था, he was also part of the various report of the CGWB, इंक्लूडिंग जो अभी एक इन्होंने 2016 की रिपोर्ट है, मैं पढ़ रहा था, जो एक्विफर मैपिंग ऑफ दी जो दिल्ली एरिया का 2016 में, he was also the in that committee also, और बहुत से इनको एक्सपीरियंस है, बहुत कमिटीज में रहे इंक्लूडिंग CGWB की। मैं दीपांकर शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो टॉपिक है हमने लिया है इस पे अपने व्यू एक्सप्रेस करें। शाह साहब। सभी का नमस्कार। नमस्कार सर। Am I audible? Yes sir, Am I yes audible? yeah. Sir, pranam. The thing is that today ऐसा एक टॉपिक है जो that's life for us. Water is life. And मैं एक चीज ओपनिंग सेंटेंस में कहना चाहता हूँ. Actually, we have segregated environmental components in such a way, and we wanted to look each of the component in a different way. But environment is one, all the components are complementary to each other, that we have forgotten. We are really can you think of any soil, any water body without sand or soil or microorganisms? Can you think of any soil without water? So if it is not possible to, why we are not thinking in an integrated way? The veins and arteries of, that is river and the groundwater, they are closely linked and they are associated, they are complementary to each other. And this is really our resource. Really our resource. We have, I do not know, again, I am not criticizing, but recapitulating our history, that initially we thought of that surface water is more polluted, let us switch over to groundwater. And that has created all the problems. And the groundwater contains a lot of metals, chloride, arsenic, so many problems are there in the groundwater. We are not really concerned about the thing. Though we avoided to treat water. Ultimately, we are avoiding to treat water. It is not possible. We are not neither able to treat water for our drinking, nor we are able to treat our groundwater for our drinking. This is the scenario at this moment. Now, other aspect is the groundwater. If it is not recharged, the situation will be grim for all of us. We are thinking, developing, we are considering or developing based on the groundwater. That cannot survive. That cannot survive in a long term. In the groundwater report, what I was associated also, there also I told that each and every box block, not the district, but the block level, we need to map out what is the availability. And accordingly, the development is required to be carried out. Accordingly, what is available, and accordingly, our development should proceed. And accordingly, water rationing is required to be carried out if you really want to survive in the long run. Now, the problem is that neither our river-oriented cities are admirable for us, nor village-oriented or the groundwater. These are all contradictory. It has become really problem for us. I would say in a different way, because of the urban agglomeration, the density is increasing day by day. The nature is not able to serve us properly.
because the carrying capacity is getting reduced day by day. So in that circumstances, we still have time to think that what is the life support and services system available. Accordingly, the development is required to be carried out, whether it is required for the groundwater or the fruit production in the local area, or the plantation is required. In that circumstances, we need to carry out. We are going against the nature means it's a contradiction, and the conflict with the environment we are creating ourselves. So we have to be rational while developing all the aspects of life. So this will be my opening remark, and what I felt as a member of the committee. So I was fortunate to remain associated with that committee. So I would like to hand over to the other speakers. Thank you so much. Thank you, साहब. मैं देख भी रहा था आपके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह में एसोसिएट थे, एंड आई थिंक दैट वर योर एक्सपीरियंस and you indicated your points very well. That's what the so मैं after that I'll request Pradeep Khandelwal ji, because a lot of contamination is found the area around landfill, particularly we call it the dump site, or I mean the landfills, particularly like in Delhi area, and because he was in the municipal corporation and he was used to also, I think जब हम लोगों का DPCC वगैरह से कि area surrounding the landfills, particularly the गाजीपुर, ओखला और जो आपका धलसवा, so particularly surrounding में because of leachate and things like बहुत जो particularly जो आपका all dump site से और इतना huge dump site से तो जो leachate हो रहा था, because these are not the engineering landfill site, और जब उसमें कोई production नहीं है, there is no double lining and things like, तो सारा leachate है ना, तो इसका area surrounding a lot of contamination with the not only with the simple the fluoride or the kind of iron, but also with the heavy metals. तो मैं प्रदीप खंडेलवाल से जानना चाहूँगा कोई ऐसा इस तरह he came across some report or something like, though it is already available with the including DPCC has done that. So over to प्रदीप खंडेलवाल जी. डॉक्टर अनिल, मैं ख्याल से राजीव शर्मा जी ने हाथ रेस किया हुआ है. सर मैं इसके बाद शर्मा जी के पास आ रहा हूँ. अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा कि लैंडफिल से जो कंटेमिनेशन एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा कम है, क्योंकि जितना भी लैंडफिल से लीचेट हमारा निकल रहा है वो ड्रेन के थ्रू यमुना में चला जाता है, तो डाइल्यूशन सारा हो जाता है. ग्राउंड वाटर पेनिट्रेशन बहुत कम है. जब कभी भी हमने लीचेट टेस्ट कराया तो उसमें हमें कभी भी हैवी मटेरियल या हजार्डस मटेरियल बिल्कुल नहीं मिले हैं. एटलीस्ट आई हैव 10 रिपोर्ट्स एट डिफरेंट टाइम्स. So in all the reports from 1996 to 2020, I was there since 2020. So I have 7-8 reports during that period. CRRI ने भी किया, डिम्स ने भी किया, कोवी मास्टर प्लान बना था तब भी हम लोगों ने वाटर टेस्ट कराए थे, लीचेट वगैरह के टेस्ट कराए थे, ग्राउंड वाटर टेस्ट कराए थे. Even I have a report from DPCC also, where we do not find much pollution in the groundwater around the landfills. I don't know what is the reason, because मैंने जो फील किया है कि जितना भी लीचेट हमारा आता है ड्रेन के थ्रू होता हुआ वो सीधा यमुना में चला जा रहा है, तो इसलिए वो डाइल्यूशन हो जाने की वजह से ग्राउंड वाटर पेनिट्रेशन बहुत कम है. I can share. But I think खंडेलवाल जी वो तो और भी ultimately is going untreated into river system. और वो जहाँ भी वाटर जा रहा है ultimately, I am coming to that. Yeah, river system is feeding the groundwater. वो interchangeable है जैसा त्यागी जी बता रहे थे. हाँ प्लीज. I am coming to that कि मतलब जो आपने लैंडफिल के अराउंड बताया था, इसलिए मैं लैंडफिल के अराउंड वाला स्टेटस बता रहा था. जब ये रिवर के थ्रू चला जाता है तो जो हमने अभी रिपोर्टें बहुत पढ़ी हैं, जब भी मैंने जितना पढ़ा है, हालांकि मैं पढ़ने में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन कोलकाता वगैरह की तरफ जाके जब ये सारा पानी जब गंगा में जाता है, समुद्र गंगा कलकत्ता के थ्रू, तो वहां पे फ्लोराइड्स वगैरह ज्यादा पाए गए हैं. नॉर्थ ईस्ट में फ्लोराइड ज्यादा पाए गए हैं रादर देन इधर ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है ये उधर की तरफ से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब उधर जाके मतलब ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट हो रहा है. तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था कि इधर ये थोड़ा कम ही है. और रिपोर्ट्स आई डोंट नो, इधर रिपोर्ट मतलब CRRI ने भी की है, डिम्स ने भी की है,
एक कोविड मास्टर प्लान हमने थर्ड पार्टी से भी कराया, श्री राम से भी कराया है। हर बार हम इवन अब जो लिगेसी वेस्ट को हम प्रोसेस कर रहे हैं उससे जो लीचेट निकल रहा है, रिसेंटली 2020 की रिपोर्ट में भी कोई भी हजार्डस या हैवी मेटल्स हमको बियॉन्ड लिमिट नहीं मिले हैं। थैंक यू। इसको डिस्कस करेंगे सर, बिल्कुल। थैंक यू कनिलवाल जी। मैं श्री राजीव शर्मा जी, जो बहुत एक्सपीरियंस रहा इनको, यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए हैं और इनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहे यूपी में, बहुत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह और कई पोस्ट पे रहे, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है इनका, पर्टिकुलरली जो ड्यूरिंग इन टेन्योर में, तो शर्मा जी सर अनम्यूट कर लें सर आपको, राजीव शर्मा जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली हम तो केवल श्रोता रहना चाहते थे लिसनर, लेकिन सब्जेक्ट ऐसा है, वाटर क्राइसिस इन कमिंग डेज, तो वाटर मस्ट बी कंसर्न फॉर ऑल, तो हम इसमें चुप नहीं रह सकते। आप लोगों को सुना और बड़ा अच्छा लगा। 4-5 चीजें आप लोगों ने उठाई हैं। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, देयर इज नो क्वेश्चन, nobody can rebut it. Contamination of surface water as well as ground water, both water they are contaminated. Price for water, किसी ने कहा प्राइस लगा देना चाहिए। पाइप एंड टैंकर वाटर सप्लाई, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एटसेट्रा, इस पे बारे में बोला गया, बड़ा सुंदर लगा। इसमें आप कितनी भी स्टडी करा लें, बड़ी स्टडी हुई भी है, सेमिनार्स भी हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, लेकिन आपने जो बोला इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, नोबडी विल डिनाई। आप स्टडी करा लें तब भी वही रिजल्ट आएगा और न कराएं तब भी वही रिजल्ट आएगा। प्रश्न अब ये उठता है कि हमारे पास सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन? पाइप वाटर आप ले सकते हैं, ठीक है, आपने तो मिल गया, लेकिन बाकी जानवर है उनका क्या होगा? कैन यू सर्वाइव विदाउट देम? आपने जो है कहीं से प्राइस लगा दी पानी की, प्राइस लगाने से गवर्नमेंट को या जो टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है उसको पैसा मिल गया, बट हाउ विल दे विल प्रोड्यूस द वाटर, फ्रॉम वेयर दे विल ब्रिंग द वाटर? पानी तो जितना इसकी आवश्यकता है वो तो लेगा ही लेगा। आपसे अगर कहा जाता है कि आप 2 बाल्टी से नहाते हैं, हो सकता है कीमत लग जाने के बाद आप 1.5 बाल्टी से नहाने लगे, 1 बाल्टी से नहाने लगे, लेकिन ये कब तक चलेगा? उसके बाद कहा जाएगा आपसे आधी बाल्टी से नहाइए, फिर आप नहाना ही बंद कर देंगे, क्या करें? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी शुड कम विद सॉल्यूशंस। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और जो आपका बता रहे हैं कंटामिनेशन है, और जो मिनरल्स और केमिकल्स पानी में आ रहे हैं, आर्सेनिक है, फ्लोराइड्स, जब पानी कम हो रहा है नीचे, तो अपने आप इन सब एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एक जो परमिसिबल लिमिट तक तो हर जगह हर समय कुछ ना कुछ केमिकल्स हर जगह रहती है। आपका पानी का क्वांटिटी कम हुई तो कंसंट्रेशन केमिकल्स का अपने आप बढ़ता है। और दूसरा ये जो है ऊपर से जो आपने बताया रिवर्स बोरिंग वाला सिस्टम, इज द मोस्ट डेंजरस वन। कानपुर को तो पूरा का पूरा पानी ही चौपट हो चुका है। कानपुर में अगर आप 200 फुट तक की बोरिंग करें तो उसमें लाल पानी आता है, और लाल पानी को अगर आप रात में बाल्टी में रखें तो उसमें उसके ऊपर करीब जो है 2 mm 3 mm मोटी जो है एक थिक ऑयल की परत जमेगी। और अगर आपने उसको प्लास्टिक की बाल्टी में 7 दिन तक लगातार रखा पानी, तो प्लास्टिक जो है वो नीला हो जाएगा। और गलती से कहीं आपने अगर लोहे की बाल्टी में रख दिया तो 8वें दिन आपका लोहे की बाल्टी जो है दैट विल इरोड। ये हालत हो चुकी है। जितना कहा जा रहा है ये तो बहुत सरल शब्दों में आप कह रहे हैं, स्थिति इससे ज्यादा भयानक हो चुकी है, 100 गुनी ज्यादा हो चुकी है। अब प्रश्न ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? रेन, हमारे यहाँ देखिए पानी के 2 ही स्रोत हैं, एक रेन वाटर है और दूसरा ग्लेशियर वाटर। देयर इज नो अदर सोर्स। रेन वाटर, रेन हमारे यहाँ पूरे जो इंडियन पेनिनसुला है 12 महीने मुश्किल से 2, 2.5, 3 महीने होती है, इसके अलावा नहीं होती। जो ग्लेशियर वाटर है वो हिमालय से आता है, हिमालय में बर्फ गिरनी कम हो गई, पानी वहां से भी कम हो गया। एक समय ऐसा माना जाता था कि दक्षिण भारत की नदियां, साउथ इंडियन रिवर्स, दे ड्राइड आफ्टर रेन्स, बट द नॉर्थ इंडियन रिवर्स दे आर पेरिनियल रिवर्स एंड थ्रू आउट द ईयर दे हैव द वाटर। अब जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है उनकी हालत वही हो जा रही है जो साउथ इंडिया की रिवर्स। तो अब पानी लाएंगे कहाँ से? आप कुछ भी प्राइस लगा दीजिए, कुछ भी कीमत कर दीजिए, क्या करेंगे? तो इस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए, यही हमारा वो होना चाहिए। जी, मैं समझिए। हाँ, इसका सोल्यूशन है हमारे पास तालाब थे, हमने तालाब नष्ट कर दिए। तालाब हमारे पास हिंदुस्तान में इतने तालाब थे, हर गांव में 10-10, 12-12, 15-15 तालाब थे, हमने नष्ट कर दिए। जो तालाब बने हैं उनको हटा। इंदौर का उदाहरण आपको देंगे हम। इंदौर में
जहाँ एयरपोर्ट बना है वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब होता था। उस तालाब में एक बार एक हवाई जहाज गिर गया। वो हवाई जहाज उसको गोताखोर लगे रहे, उसको निकाल नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए कहाँ गया। उसको हमने प्लेन करके उसमें जो है हवाई अड्डा बना दिया। नतीजा ये हुआ कि ट्रेन ले आके पानी हमको इंदौर में सप्लाई करना पड़ता है। तो जब तक हम तालाबों पर फोकस नहीं करेंगे, इनको रिजुविनेट नहीं करेंगे। सागर एक जगह है, सागर में एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, उसको लोगों ने घेर लिया, बनाया आज अनपढ़ आदमी ने बनाया उस तालाब को, लाखा बंजारा एक हुआ करता, उसकी हम लोग डिसिल्टिंग नहीं करा पा रहे। कैसे डिसिल्टिंग करें? वी कैन नॉट प्लान, वी कुड नॉट प्लान सो फार, कैसे उसकी डिसिल्टिंग करें। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर क्वालिटी जो है, कंसंट्रेशन ऑफ इस होगा। और ये जो आपका जो आपको बताया पानी इज ए रियल प्रॉब्लम फॉर अस द कमिंग ईयर्स, यही हमको ऐड करना था बस। अब आप लोग एक्सपर्ट हैं, यू कैन डू इट बेटर देन मी। जी तो बिल्कुल सर, अभी आई थिंक जो थैंक यू शर्मा जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और जो भी एजेंसीज हैं उनका फोकस ही आई थिंक 2-3 चीजों पे, पर्टिकुलरली जो आपका जो आर्टिफिशियल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, और उसमें भी बहुत से सिंपल तरीके भी हैं कि आपको, लेकिन वही बात है कि इसमें जो रूरल एरिया में फॉर एग्जांपल जो कोई लेक है या वाटर बॉडी है या तालाब है, वो हमारे सिस्टम को बहुत, और इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस जो अभी जो किया जा रहा है, तो उसमें सभी सिस्टम पे फोकस किया था। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो अगर पूरा एनवायरनमेंट की अगर व्याख्या करें, तो जब हमारे अभी कल हनुमान जयंती थी, तो सुंदरकांड में बड़ा अच्छा सा उसका दिया वर्णन है कि हनुमान जी जब लंका जाते हैं, तो आज लंका जो भी श्रीलंका की हालत वैसी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दी सब डिफरेंट इकोनॉमी और उसमें, लेकिन जो वहाँ उन्होंने जब देखा, जब लंका थी जो उस समय, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट का वर्णन बहुत आधी चौपाई में तुलसीदास जी ने किया सुंदरकांड का, कि वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सो वहीं। मतलब एक एनवायरनमेंट को पूरा था, जब उन्होंने देखा कि वहाँ वन थे, बाग थे, उपवन थे, वाटिका थे, सरोवर थे, कूप थे, ये सब थे उस समय। तो ये सिस्टम पूरा हमारा एक ट्रेडिशनल जो है ये होता था सब, ये चाहे वो तालाब होते थे, कुएं होते थे, बावली होती थी, ये सब होता था। लेकिन आज वो सब जो है धीरे धीरे, चाहे वो दिल्ली में ले लीजिए कितनी कितनी आपकी वाटर बॉडी थी, और सब ड्राई होके इंक्रोच होकर के और उसमें बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें तालाबों पे, लेक पे, वाटर पे फोकस करना है, और जो वाटर को जितना भी मैक्सिमम ट्रीट करके रीयूज करना है, चाहे वो म्यूनिसिपल जो आपका सप्लाई का वाटर हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, मैक्सिमम जो है उसका ट्रीटमेंट करके रीयूज करना है। और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को जो कंटामिनेशन होता है, एक चीज हमको और करनी थी डॉक्टर साहब, एक मिनट, आई विल इंटरप्ट यू। इस परिप्रेक्ष्य में एक किताब है, अगर आपने शायद जानकारी जरूर होगी, एक अनुपम मिश्र जी ने किताब लिखी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, गांधी पीस फाउंडेशन, बिल्कुल जी, गांधी पीस फाउंडेशन की, आज भी खड़ी है तालाब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो उस किताब को पढ़ के, जी दैट कैन बी एन एक्सीलेंट हाइपोथेसिस फॉर आवर वर्क। मैंने उनको सर बुलाया था डिपार्टमेंट में अपने, उसका जो है वहाँ पर उनकी, उसके बाद जब ईवा जलाए तब उनको मैं बुलाया था वहाँ पे डिपार्टमेंट में। तो बहुत ही उनको वाटर पेस पे बहुत जो है, अब ये बहुत सी किताबें आई इसमें, एक और कई लोगों ने ताल तलियां करके लिखी, और भी है इस तरह, आज भी खड़े तालाब, इस तरह की चीजें वो बहुत है, लेकिन उसको जब पढ़े तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने अपने को बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, तो डेफिनेटली जो है तो ये करेंगे। सर जिंदल जी हमारे साथ है, और जिंदल जी ने अभी पाइथन का हैंड रेज भी है, तो वैसे भी मैं आ रहा हूँ उनके पास। सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना व्यूज एक्सप्रेस करें सर। आनंद जिंदल जी। नो, क्या हुआ सर? हाँ ठीक है, इट्स ऑल राइट, इट वाज आई थिंक म्यूट कर, अनम्यूट कर लें जी। जी आपका म्यूट है सर, म्यूट है, केवल अनम्यूट कर लें बस। अरे यार, हाँ ठीक है सर, ठीक था। आवाज आ रही है? अच्छा, आ रही है आवाज ना? जी जी जी, थैंक यू। त्यागी सर को नमस्कार, and sir, good afternoon to participants. The issue is, groundwater is a lifeline of poor masses in this country. And Sharma ji told about that issue of Kanpur and around that it is because of one type of industry that is in Unnao, Rania, and many areas where they
those industries are disposing their effluent into the ground through wells or through bore well or something like that, and that is the main cause. And it's not so. One is that we do not have discipline, we do not have human value when we are doing business. So that is one aspect. Second aspect is regulatory aspect, that the regulatory agencies, we also somehow has failed in regulating the things. Water Act is in place since 1974, and in last 48 years, if the area, the water quality of that area not only deteriorated, but area affected has increased. So there is some problem somewhere. Third is indiscriminate use of penalties, fine, and we feel putting EC, environmental the cost or compensation cost, EC cost, fines, and we have done the job, but things have not improved. Now, in September 2020, Central Groundwater Authority or the Ministry of Water Resources, Jal Shakti has put up issued a notification putting the price on the groundwater abstraction area-wise. It has not been implemented. Even if it is implemented, it is making the things difficult in the sense that the cost on the groundwater use abstraction is so much that neither industry can afford it, nor there is an accounting procedure. So, it is creating lawlessness. Instead, if something has to be done in appropriate manner, yes, how we can, homework is done by the ministry or Central Groundwater Authority so that things can work. And groundwater is basically is considered as a resource. Is a I remember Justice Kuldeep Singh somewhere in '94. He said groundwater is a mineral, so you should be considered as a mineral. And he was dealing with the case of '94 or '95. He was dealing with the case of that tanneries in Tamil Nadu, that they have spoiled groundwater and they should be restored. So since 1994, 28 years down the drain, things are not improving. Another component is the extensive or irrigation using groundwater, say in Punjab, Haryana, West, and other parts of the country. Now, crop diversification and the issue of MSP is a complicated issue or complex issue, and this require some resolution and some solution so that somehow a protection of groundwater starts. That is my input. Thank you. थैंक यू जिनेन्द्र जी। और मैं आज हमारे अदर एक्सपर्ट मेंबर से माफी चाहूंगा कि तो हम इस पे बहुत कुछ सब लोग और बोलना चाहेंगे। हमारे साथ आज कुछ लोग जैसे हम नहीं ले पाया, नीरज त्यागी जी हैं और भी वरुण हैं, विकास हैं, संजीव कुमार थे, अंकित हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इस टॉपिक को विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट संडे, और इस पे जो भी एटलीस्ट हम लोग तो डेफिनेटली यही कह सकते हैं कि वी कैन रिकमेंड समथिंग, अदरवाइज तो एक्शन तो ग्राउंड में जरूरत है बहुत। और उसमें पर्टिकुलरली जो जिंदर जी ने जैसे कहा कि रेगुलेटरी एजेंसीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का भी नॉट ओनली कि अवेयरनेस अकेले से काम नहीं चलेगा, इट शुड नीड टू बी एक्शन ऑल्सो। पर्टिकुलरली जो ग्राउंड वाटर का जो रीयूज है, चाहे वो डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट से रीयूज हो उसका, या आफ्टर ट्रीटमेंट, या इंडस्ट्रियल का भी आप सर्टेन कैटेगरी में। और इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे जो एक्चुअल फोकस है वो नहीं हो रहा। आई थिंक जो मोस्टली जो कॉस्मेटिक एक्शन से ज़्यादा हो रहे हैं कि वो पानी के बिल में हमको रिबेट हो जाए या पेनल्टी ना पड़े, तो आई थिंक एक्चुअल में जरूरत है। सो लॉट ऑफ आई थिंक इसमें डिस्कस करने की जरूरत है। तो आज जो है ऑलरेडी गोइंग टू 1 o'clock, तो मैं सभी अपने जो आज के एक्सपर्ट स्पीकर्स का, श्री पार्थोस त्यागी सर, डॉक्टर द्वारकानाथ, संजीव अग्रवाल जी, प्रदीप खंडेवाल जी, आर एन जिंदल जी,
और राजीव शर्मा जी, ये सबका धन्यवाद करते हुए मैं आज को चाहूँगा और त्यागी सर से इजाज़त लेते हुए कि मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा आज यहीं पे, क्योंकि अभी टाइम जो है और लंच टाइम होता है और सभी को ही होता है कि अपने फैमिली के साथ लंच करने का। और खंडेलवाल जी ने जो एक बार दिया भी प्रपोजल कि हमें एक बार मिलके बैठ के कुछ लंच और आईटी करना, लेकिन वो नहीं हो पाया। आई थिंक विल अगेन जो है किसी टाइम देखते हैं कि जो भी दिल्ली में एटलीस्ट वी कैन मीट ऑल द पीपल दोज आर आउटसाइड दिल्ली, तो उनके लिए तो खैर सम टाइम आई डोंट नो, अगर आप इनवाइट उनको भी करेंगे इफ दे कैन। दिल्ली एनसीआर प्लस अगर आ सकता है तो सोचोगे दिल्ली एनसीआर वाले तो सब आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल सर, तो करेंगे सर खंडेलवाल जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ बाकी स्पीकर्स का जो है वी कैन डेफिनेटली डिस्कस नेक्स्ट टाइम। और इसी के साथ सबका धन्यवाद करते हुए, और जो ये डॉक्टर के अग्रवाल जी का मिशन है कि जो डॉक्टर के SCFI में हम इस तरह के सब्जेक्ट जो है लेते रहेंगे और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज इसमें ठीक है हम गवर्नमेंट तक कितना हम लोग भेजते हैं, रिकमेंडेशंस भी भेजते हैं, बट कितना एक्शन होता है अलग बात। बट ये इसमें अवेयरनेस होती है, जो भी जिनका जो बहुत ही जो लीडरशिप की व्यूअरशिप बहुत है, जो यूट्यूब पे फेसबुक पे डॉक्टर के अग्रवाल की, तो सब अवेयरनेस आती है, लोग अवेयर होंगे, तो हम इसी मिशन को लेके चल